सोना सिर्फ एक पीली धातु नहीं है ना? खासकर भारत के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ये तो एक एहसास है, एक विरासत जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। तो चलिए आज सोने और भारत के इसी अनोखे रिश्ते की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जो इतिहास, संस्कृति और विश्वास के धागों से बुनी हुई है। ये कहावत तो हम सबने सुनी ही होगी, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। मतलब असलियत अक्सर ऊपरी चमक दमक के पीछे छिपी होती है। पर जब बात भारत की आती है ना, तो कहानी थोड़ी बदल जाती है। यहाँ तो सोने की चमक ही उसकी असली कीमत है। और ये चमक देखिए सिर्फ धातु की नहीं है, ये चमक है हजारों सालों के इतिहास की, हमारी गहरी संस्कृति की और उस अटूट विश्वास की जो लोगों का सोने पर है। तो सोने की ये जो कहानी है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? आप सोचेंगे जमीन के नीचे किसी खान से? नहीं, इसकी कहानी शुरू होती है पृथ्वी पर नहीं, बल्कि हमसे बहुत बहुत दूर, सितारों के बीच, ब्रह्मांड के अंधेरों में। असल में साइंटिस्ट्स मानते हैं कि सोना किसी साधारण प्रक्रिया से नहीं बना। ये बना है सुपरनोवा जैसे विशाल तारों के विस्फोट से, या फिर न्यूट्रॉन तारों के भयंकर टकराव से। सोचिए, और फिर ये कीमती धातु अरबों साल पहले एस्ट्रॉइड्स की बमबारी के जरिए हमारी पृथ्वी तक पहुंची। तो अगली बार जब आप सोना देखें तो याद रखिएगा, ये सिर्फ एक धातु नहीं, ये सचमुच में तारों की धूल है। इसी वजह से तो ये इतना दुर्लभ और इतना कीमती है। तो जब ये तारों की धूल, ये सोना हमारी पृथ्वी पर पहुंचा, तो इसे सबसे पहले पहचानने और सम्मान देने वालों में से एक थी दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक, हमारी अपनी भारतीय सभ्यता। इसके सबूत हमें मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। मतलब आज से हजारों साल पहले भी लोग सोने के हार, टड़े और अंगूठियां पहना करते थे। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। इसके बाद वैदिक काल हो या फिर हमारे महाकाव्य रामायण और महाभारत, सब में सोने का जिक्र बार बार आता है। इससे पता चलता है कि सोने से खुद को सजाने की ये परंपरा कितनी ज्यादा पुरानी है। लेकिन देखिए, सोने का सफर सिर्फ गहनों तक ही सीमित नहीं रहा। बहुत जल्द ये सिर्फ सुंदरता की चीज से बढ़कर ताकत और सत्ता का प्रतीक बन गया। और फिर इसने सिक्कों का रूप लिया और बड़े बड़े साम्राज्यों की कहानी दुनिया को सुनाने लगा। भारत में जो पहला ऑफिशियल सोने का सिक्का चला, वो था कुषाण राजा कनिष्क प्रथम के समय में, लगभग 127 ईस्वी के आसपास। और पता है इन सिक्कों की सबसे खास बात क्या थी? इन पर सिर्फ एक संस्कृति की छाप नहीं थी, नहीं, इन पर ग्रीक और ईरानी लिपियां थीं। साथ में भारतीय और ईरानी देवी देवताओं के चित्र भी थे। ये सिक्के उस दौर के भारत की जीती जागती तस्वीरें, जो दिखाता है कि तब हमारा समाज कितना मिला जुला और खुला हुआ था। फिर आया गुप्त साम्राज्य का दौर, जिसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। और भाई, उनके सोने के सिक्के तो बस कमाल थे, कला का एक से बढ़कर एक नमूना। जैसे राजा रानी वाले सिक्के, वो बताते थे राजनीतिक गठबंधनों के बारे में। धनुर्धर टाइप के सिक्के उनकी फौजी ताकत दिखाते थे। अश्वमेध वाले सिक्के साम्राज्य के फैलाव का ऐलान करते थे। और सिंह विजेता सिक्के राजा की बहादुरी के किस्से सुनाते थे। मतलब हर एक सिक्का अपने आप में एक पूरी कहानी था। और यही वो दौर था, यही वो दौलत थी जिसकी वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। पर यह सिर्फ एक मुहावरा नहीं था, कोई हवाई बात नहीं थी। इसके पीछे हैं ठोस आंकड़े और ऐसे ऐतिहासिक सबूत जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अच्छा, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। एक अनुमान के मुताबिक आज भी भारत के मंदिरों में 3 से 4 हजार टन सोना है। 3 से 4 हजार टन! ये सोना सदियों से लोगों की आस्था और उनके चढ़ावे का प्रतीक है। ये सिर्फ धातु नहीं, ये लोगों का विश्वास है जो वहां जमा है। अगर भारत की दौलत का अंदाजा लगाना है तो बस ये एक किस्सा ही काफी है। साल था 1739, जब ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और यहां से लूटपाट की। वो यहां से इतना सोना, चांदी और खजाना लूट कर ले गया कि उसके बाद पूरे ईरान में 3 साल तक लोगों से कोई टैक्स ही नहीं लिया गया। सोचिए कितनी दौलत रही होगी। यही वो दौलत थी जिससे शाहजहां का मशहूर तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन जैसी शानदार चीजें बनी, जो पूरा का पूरा ठोस सोने का था। और हां, बाद में जब अंग्रेजों का राज आया, तब भी भारत से बहुत बड़ी मात्रा में सोना बाहर ले जाया गया। ये सब इस बात का सबूत है कि ये देश कितना समृद्ध था। तो चलिए अब इतिहास से एक लंबी छलांग लगाते हैं और आते हैं आज के दौर में।
आज भी सोना हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है, पर हाँ, अब इसके मायने और इस्तेमाल करने के तरीके थोड़े बदल गए हैं। आज जब हम सोना खरीदने जाते हैं तो दो शब्द बार बार सुनते हैं, 22 कैरेट और 24 कैरेट। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बड़ा सिंपल सा फर्क है। देखिए, 24 कैरेट सोना मतलब 99.9% प्योर गोल्ड, बिल्कुल शुद्ध। इसीलिए ये इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है, जैसे सोने के सिक्के या बिस्किट। दूसरी तरफ है 22 कैरेट, जिसमें 91.67% सोना होता है और बाकी थोड़ी दूसरी धातुएं मिलाई जाती हैं। ऐसा क्यों? ताकि वो मजबूत बन सके और उससे रोज पहनने वाले गहने बनाए जा सकें, क्योंकि शुद्ध सोना काफी नरम होता है। तो सवाल उठता है कि हमें इस प्योरिटी की गारंटी कैसे मिलेगी? यहीं पर काम आती है हॉलमार्किंग। ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS का एक सिस्टम है जो सोने की शुद्धता पर मुहर लगाता है। जैसे अगर गहने पर 916 का निशान है तो इसका सीधा मतलब है कि ये 91.6% शुद्ध है, यानी 22 कैरेट का सोना है। ये एक तरह से कंज्यूमर के लिए सुरक्षा कवच है मिलावट के खिलाफ। और बात सिर्फ घरों या मंदिरों तक सीमित नहीं है। ग्लोबल लेवल पर भी भारत सोने का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। आज की तारीख में हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 876 टन से भी ज्यादा का गोल्ड रिजर्व है, और इस आंकड़े के साथ भारत दुनिया में 8वें नंबर पर आता है। ये सोना देश की आर्थिक मजबूती और सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। तो तारों की धूल से शुरू होकर मंदिरों के खजानों तक, शाही तख्त से लेकर एक आम इंसान की छोटी सी बचत तक, सोने का ये सफर वाकई में भारत की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। तो आखिर में बस एक ही सवाल मन में आता है, एक ऐसी धातु जिसका जन्म सितारों के बीच हुआ और जो आकर एक पूरे देश की आत्मा में बस गई, क्या उसकी ये चमक कभी भी फीकी पड़ सकती है?